नीट एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लास्ट वीडियो सेशन में आपने कंप्लीट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में आपने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को कंपेयर किया था, ठीक है। और फाइनली ये प्रूव किया था कि डीएनए क्या है, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। कुछ केसेस में, सर्टेन केसेस में आपको आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी देखा था आपने, लाइक आपने क्यूबी बैक्टीरियोफेज देखा था, टीएमबी वायरस देखा था और एचआईवी वायरस। ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें आपने देखा कि आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। मैंने ये भी बताया था आपको कि आरएनए जो है ऑर्गेनिजम्स में कुछ एडिशनल रोल परफॉर्म करते हैं, लाइक आरएनए मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, आरएनए एडॉप्टर की तरह वर्क करते हैं, आरएनए कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। और ये कुछ एडिशनल रोल थे आरएनए के। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आरएनए वर्ड टॉपिक, देन आफ्टर रेप्लिकेशन। आरएनए वर्ड और रेप्लिकेशन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन में हम मोड ऑफ रेप्लिकेशन को भी पढ़ेंगे, उसमें मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक होंगे। और आज के टॉपिक में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आरएनए वर्ड को। आरएनए वर्ड में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है कि जो अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है, अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स या लाइफ स्टार्ट जब हुआ तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था आपका, आरएनए था, ठीक है। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, ये मैंने मेंशन कर रखा, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। देन आफ्टर मैं बता दूं कि आरएनए अदर बहुत सारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। उस टाइम पे आरएनए अदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ, लाइक मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हुआ, स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व हुआ, इवन ये कैटलिस्ट की तरह वर्क किया। और कैटलिस्ट वैसे देखा जाए तो कैटलिस्ट और मेटाबॉलिज्म दोनों क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और रिएक्शंस में जो है कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिगिनिंग में, लाइफ के बिगिनिंग में जो है आरएनए जो है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क किया और जिससे क्या हुआ, मेटाबॉलिक प्रोसेस की रेट फास्ट हो गई, ठीक है। देन ट्रांसलेशन में भी इन्वॉल्व हुआ, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ कुछ टाइम के बाद। देन स्प्लाइसिंग में भी इन्वॉल्व हुआ। स्प्लाइसिंग की स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब यूकैरियोटिक सेल्स फॉर्म हुए, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे अनवांटेड सीक्वेंसेस होते हैं, उन अनवांटेड सीक्वेंसेस को रिमूव करने को ही बोलते हैं क्या, स्प्लाइसिंग, ठीक है। और स्प्लाइसिंग टॉपिक आपको आने वाले टॉपिक्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। जब आप ट्रांसक्रिप्शन फिनिश कर देंगे तो उसके बाद एक छोटा टॉपिक मिलेगा आपको, स्प्लाइसिंग, ठीक है। जब मैच्योर आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है, तो मैं स्प्लाइसिंग वहां पे डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये जानना है कि आरएनए जो है इन्वॉल्व हो रहा है डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में, लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लाइसिंग, ठीक है। आरएनए को रिप्लेस किया नेचर ने डीएनए से। आपको पता है कि आरएनए रिप्लेस बाय डीएनए बिकॉज आरएनए में अनस्टेबिलिटी थी। आरएनए जो है मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल था, उसमें म्यूटेशन की रेट फास्ट थी, ठीक है। तो इसलिए आरएनए रिप्लेस हो गया डीएनए से, ठीक है। तो जब आरएनए डीएनए से रिप्लेस हुआ तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं। मॉडिफिकेशंस किस लेवल पे हुए? फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन का लेवल था वो शुगर था, सेकेंड मॉडिफिकेशन का लेवल थायमिन और थर्ड जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ध्यान देना आप, शुगर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो शुगर जो है, आपको बता दूं कि आरएनए में जो शुगर है वो राइबोज शुगर है, डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आरएनए की शुगर के कार्बन नंबर सेकंड पे OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप मोर रिएक्टिव होगा तो वो अनस्टेबल होगा। जब वेयर एज इन डीएनए में जब बात करेंगे तो डीएनए में क्या है, आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर है और डीऑक्सी राइबोज शुगर के कार्बन नंबर सेकंड पे H होता है और H जो है वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होगा और लेस रिएक्टिव होने की वजह से वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपने ये देखा कि डीएनए क्या है, शुगर के लेवल पे स्टेबल ज़्यादा है, ठीक है। और जो सेकंड क्राइटेरिया है वो थायमिन का, थायमिन भी डीएनए को स्टेबल बनाता है। थर्ड जो क्राइटेरिया है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का है।
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी क्या होते हैं, डीएनए को स्टेबलाइज करते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और ये आरएनए जो है फ्रेजाइल होते हैं, ये अपने यूनिट्स में इजीली ब्रेक हो जाते हैं। और जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे स्ट्रैंड्स जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो सो दैट नेचर ने फिर रिप्लेस कर दिया किसको, आरएनए को रिप्लेस किया डीएनए से। तो ये फिर उस टाइम से स्टार्ट हो गया डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और बट आज भी जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह है, बट कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह वो है। ठीक है, आरएनए के अदर भी बहुत सारे एडिशनल रोल होते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, आरएनए वर्ड टॉपिक आपका फिनिश होता है। अब स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन टॉपिक। रेप्लिकेशन में पढ़ना क्या है, एक्चुअली मैं आपको रेप्लिकेशन में ये पढ़ना है कि कैसे जो है डीएनए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डीएनए मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए को सिंथेसाइज होना होता है। डीएनए जब सिंथेसाइज हो जाते हैं तो डीएनए के मल्टीपल कॉपीज़ बनते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी इसका प्रोसीजर हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम एनसीईआरटी के कुछ लाइंस हम देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ये बोलता है कि जब 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने बीडीएनए का मॉडल प्रपोज किया था, उसी टाइम पे या उसके जस्ट बाद जो है मोड ऑफ रेप्लिकेशन पे एक स्कीम प्रपोज किया था। मोड ऑफ रेप्लिकेशन पे एक स्कीम प्रपोज किया था और उस स्कीम में बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आफ्टर वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ बीडीएनए, वॉटसन एंड क्रिक इमीडिएटली प्रपोज अ स्कीम फॉर, ठीक है, scheme for replication of DNA. This scheme was termed as semi conservative DNA replication. ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, देखिए एक बार, आप यहाँ पे एक डीएनए का फ्रेगमेंट देख रहे हैं और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है ये रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होने वाला है। रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होने से पहले ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेपरेट होने के बाद दोनों स्ट्रैंड्स जो है एक्ट करेंगे पैरेंटल स्ट्रैंड की तरह और टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह। ठीक है, ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये पैरेंटल और टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, और ये जो टेम्पलेट है इसी टेम्पलेट पे के जस्ट सामने इन फ्रंट ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या सिंथेसाइज होगा, न्यू स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज होंगे, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे यहाँ पे। और फिर आपको क्या मिलने वाला है, आपको दो डीएनए बने मिलेगा आपको, फर्स्ट डीएनए ये होगा और सेकंड डीएनए ये होगा। ठीक है, आपने लिया था स्टार्टिंग में एक पेरेंटल डीएनए फ्रैगमेंट्स लिया, बट जैसे रेप्लिकेशन हो गया तो दो आपको डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिलेंगे और इसमें एक जो स्ट्रैंड है वो आपका पेरेंटल है जिसको आप टेम्पलेट भी बोल रहे हैं, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो क्या है, आपका न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। आप ये दोनों डीएनए में देख सकते हैं। ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है ये क्या है, आपके पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं। यहाँ पे भी ब्लैक वाले क्या हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, और जो रेड वाले हैं ये क्या हैं, आपके न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। ठीक है, कहने का मतलब कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है वो पेरेंटल होता है और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो न्यूली सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ये स्कीम था वॉटसन एंड क्रिक का मोड ऑफ रेप्लिकेशन पे। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने जब ये कॉन्सेप्ट बताया था तो उस समय उनके कुछ स्टेटमेंट थे, उस स्टेटमेंट को एनसीईआरटी ने मेंशन किया है और मैं भी आपको बता रहा हूँ वो स्टेटमेंट क्या है। वो एक्चुअली में ओरिजिनल स्टेटमेंट है। आप देखो यहाँ पे, इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव postulated immediately suggest a possible copy mechanism for the genetic material। जैसे ही वॉटसन एंड क्रिक को ये पता चला कि डीएनए में बेस पेयरिंग जैसा कुछ है और वो बेस पेयरिंग एक स्पेसिफिक पैटर्न पे होता है, तो उसी के बिहाफ पे जो है डीएनए के रेप्लिकेशन मैकेनिज़्म को प्रपोज किया। ठीक है, ये जो मैंने लाइन बताई है ये मीनिंग है किसकी,
वाटसन एंड क्रिक का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था उसका ये मीनिंग है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसका मीनिंग। वाटसन क्रिक ने जो स्टेटमेंट दिया था, उनके ओरिजिनल स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो ये है कि जैसे ही उनको ये पता चला मॉडल ऑफ BDNA में कि बेस पेयरिंग जैसा कुछ होता है, वहाँ बेस पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं और बेस पेयरिंग स्पेसिफिक मैनर में होते हैं, ठीक है, बेस पेयरिंग स्पेसिफिक मैनर में होते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए जो है DNA की कॉपी करने के मैकेनिज़्म को डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। DNA की कॉपी करने के मैकेनिज़्म को एक तरीके से एक उसका आउटलाइन दिया, डिस्क्राइब नहीं किया, आउटलाइन दिया एक्चुअली में, ठीक है। और यही क्या था, स्कीम ऑफ मोड ऑफ रेप्लिकेशन था, जिसका एक्चुअल जो नेम है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू NCERT मैंने आपको बताया। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे रेप्लिकेशन पे। रेप्लिकेशन में हम प्रूफ करेंगे एक्सपेरिमेंटली कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशंस प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं, ठीक है। इस पे अब आगे के हमारे लेक्चर्स में पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है। आपको बता दूं कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोकैरियोट्स का अलग था और यूकैरियोट्स का अलग था। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन का जो मोड था वो सेमी कंजर्वेटिव था। प्रूफ किसने किया था, मिचेल्सन एंड स्टॉल ने किया था। मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशंस प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रूव किया और प्रोकैरियोट्स में ई कोलाई सेल्स यूज़ किया, ठीक है। और साथ में कुछ अदर भी चीज़ें यूज़ हुई, लाइक आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज़ हुआ N15 NH4Cl के फॉर्म में लिया गया और उस फॉर्म में यूज़ किया गया। देन लास्ट में जो यूज़ किया गया है वो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन मशीन है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल्स में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन टेलर एंड कलिक ने 1958 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। और जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया तो वहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या लिया, वीसिया फेवा और फेवा बीन्स इसको बोल सकते हैं, ये आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रूव किया। और जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो एक पर्टिकुलर जो है वहाँ पे कंपोनेंट यूज़ किया, वो है आपका रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, ठीक है। ये भी लर्न करना होगा और आपको ये भी लर्न करना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स के बारे में। अब हम डिटेल चलेंगे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशंस का डिटेल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम देने वाले हैं थ्रू द मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशंस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये हम प्रूव करने वाले हैं। और हमेशा की तरह किसी भी एक्सपेरिमेंट में कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होते हैं। यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स मैंने मेंशन कर रखा है, जैसा कि यहाँ पे डिस्कस किया था मैंने कि मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में ई कोलाई सेल यूज़ किया गया था। देन आफ्टर जो है NH4Cl यूज़ किया गया था और इस NH4Cl में जो नाइट्रोजन था वो आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन था N15 वाला, ठीक है। और देन लास्ट में जो यूज़ किया गया था वो है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको यूज़ करेंगे आप, ठीक है। जब आप मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको NCERT में एक डायग्राम दिखेगा जिसमें एक DNA लिया गया है, ठीक है, जिसमें एक DNA लिया गया है और DNA के दोनों स्ट्रैंड्स जो है को लेवल किया गया है N15 से, ठीक है। DNA के दोनों स्ट्रैंड्स को लेवल किया गया है N15 से, ठीक है। मतलब दैट मीन्स कि स्टार्टिंग में ही क्या आ गया, आपका आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन आ गया। और ये आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन क्या है, N15 है। और ये N15 किस फॉर्म में लिया गया होगा, NH4Cl के फॉर्म में लिया गया होगा, ठीक है। और कैसे इस टाइप का DNA बनाया गया ये देखना होगा, देन एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर स्टार्टिंग में N15 कैसे आ गया ई कोलाई सेल्स के अंदर, ठीक है। तो उसको पहले समझते हैं, देन हम मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। हाँ, पहले आइए आप
आप पहले एक ई कोलाई सेल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपका किस पे हो रहा है, ई कोलाई सेल पे हो रहा है, ठीक है। ये मेंशन करेंगे कि ये क्या है आपका ई कोलाई सेल। और कोई भी सेल है अगर उसको सरवाइव करना है, उसको अपनी वाइबिलिटी मेंटेन करनी है, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और न्यूट्रिएंट्स में हमने डाला क्या आपका N15 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन डाला, बट किस फॉर्म में डाला, NH4Cl के फॉर्म में डाला, ठीक है। ये जो NH4Cl के फॉर्म में आपने N15 लिया, ठीक है, ये जो है यूज़ करेगा ई कोलाई सेल्स। और जब यूज़ करेगा तो 2 जनरेशन के बाद आपको ई कोलाई के डीएनए के अंदर जो है दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर क्या आ जाएगा, ई कोलाई सेल्स के दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर आ जाएगा N15 वाले आइसोटोप आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान दो आप, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब आप न्यूट्रिएंट्स मीडियम में N15 ले लेंगे तो N15 के अकॉर्डिंग ई कोलाई सेल्स का जो डीएनए है, आपको पता है ना कि डीएनए में होता क्या है, डीएनए किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और नाइट्रोजनस बेस में आपको पता है कि नाइट्रोजन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन नॉर्मली होता है N14 होता है, बट आप जब न्यूट्रिएंट्स में N15 ले लेंगे तो ये जो है नाइट्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, N15 वाला नाइट्रोजन आ जाएगा। और आप 2 जनरेशन जब वेट करेंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर N15 आ जाएगा। वही मैं यहाँ पे आपसे बता रहा था, मैंने आपसे बताया था कि N15 वाले दोनों स्ट्रैंड्स मिलेंगे तो वो उसके कैसे आप गेन करेंगे, तो उसका मेथड ये है, ठीक है। ये जब आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको ई कोलाई सेल्स के जो डीएनए हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में आपको N15 मिलेगा। बट ध्यान देना होगा, कम से कम आपको 2 जनरेशन आपको ई कोलाई सेल्स को छोड़ना होगा, तभी उसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स N15 वाले आएंगे, ठीक है। तो अब आप स्टार्ट करने वाले हैं मिसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट है। मिसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में जो स्टार्टिंग में जो डीएनए लेना है आपको N15 वाले लेने हैं। N15 वाले स्ट्रैंड्स कैसे आए मैंने अभी जस्ट बताया। क्या बताया था आपको मैंने कि आप ई कोलाई सेल लेंगे, ई कोलाई सेल्स को आप न्यूट्रिएंट्स मीडियम प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिएंट्स मीडियम में जो आप नाइट्रोजन लेंगे वो होंगे N15 वाले। N15 वाले नाइट्रोजन NH4Cl के फॉर्म में लेंगे और देन जो है N15 नाइट्रोजन को यूटिलाइज करेगा ई कोलाई सेल्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए फॉर्म होगा उस डीएनए में N15 वाले नाइट्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। और जब N15 वाले नाइट्रोजन आ जाएंगे तो आपको वहीं से मिसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। मिसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट स्टेप है, आप देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मीडियम लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने N14 वाले नाइट्रोजन लिए, किस फॉर्म में लिया, NH4Cl के फॉर्म में लिया आपने, ठीक है। जब ऐसा करेंगे आप तो रेप्लिकेशन होगा और रेप्लिकेशन में फर्स्ट जो स्ट्रैंड होगा वो होगा आपका पेरेंटल स्ट्रैंड, पेरेंटल जिसको आप टेम्पलेट बोल रहे थे। और ये टेम्पलेट कैसा होगा, N15 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल क्या है आपका N15 है, ध्यान देना आप, ठीक है। पेरेंटल फर्स्ट जो पेरेंटल स्ट्रैंड है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड है वो ये है। और इसमें जो नाइट्रोजन होगा वो N14 होगा, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या लिया है, N14 लिया है। जब भी मैं आपको बताऊंगा कि न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड्स फॉर्म हो रहा है तो वो न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगा, न्यूट्रिएंट्स मीडियम में लिए हुए नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग होगा। तो न्यूट्रिएंट्स में मैंने लिया N14, तो यहाँ पे भी क्या होगा N14। और पेरेंटल में क्या है, ऑलरेडी N15 है। तो इस तरीके से N15 और N14 वाले डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। ध्यान देना होगा आपको।
ठीक है। अब सेकेंड डीएनए कॉपी को देखो, सेकेंड डीएनए कॉपी में ये आपका क्या है, ये सेकेंड पेरेंटल स्ट्रैंड हमेशा की तरह ये क्या होगा, N15 होगा, ठीक है। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री कैसा होगा, N14 होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा वैसे यहाँ पे भी सेम थिंग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 कॉपी मिले डीएनए के, 2 कॉपी आपको यहाँ पे मिला, और वो कॉपी कैसे हैं, N15 N14 वाले हैं, N15 N14 N15 N14, ये आपको 2 कॉपी मिल गए, ठीक है। इसको आप बोलेंगे हाइब्रिड डीएनए, क्या बोलेंगे आप इसको, हाइब्रिड डीएनए, बिकॉज इट कंटेन N15 एंड N14 नाइट्रोजन, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जब जनरेशन आएगा, ठीक है, सेकेंड जनरेशन जब आएगा तो सारी चीज़ें सेम होंगी। सारी चीज़ें सेम का मतलब न्यूट्रिएंट्स भी क्या होगा आपका, न्यूट्रिएंट मीडियम भी सेम होगा, ठीक है। और सेम में जो नाइट्रोजन होगा वो N14 होगा, किस फॉर्म में लेंगे, NH4Cl के फॉर्म में लेंगे, और फिर हम रेप्लिकेशन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 2 दिख रहे हैं। जब आप नेक्स्ट जनरेशन फॉलो कर लेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितने मिलेंगे, आपको 4 मिलेंगे टोटल, ठीक है। 4 कॉपीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। कैसे बनेंगे वो 4 कॉपी, आप देखो, ये जब आप 4 कॉपीज़ डीएनए के बनाएंगे तो ये सारे क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए टेम्पलेट होंगे। ये भी टेम्पलेट होगा, ये भी टेम्पलेट होगा, ये भी टेम्पलेट होगा, और ये भी टेम्पलेट होगा। हम 1 बाई 1 हम टेम्पलेट को लेंगे और न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड्स को बनाएंगे। सबसे पहले हम इस टेम्पलेट को लेंगे, ये टेम्पलेट लिया मैंने, ठीक है। ये टेम्पलेट N15 वाला है, ध्यान देना आप, ठीक है। और इसका जो न्यूली सिंथेसाइजिंग होगा वो होगा आपका क्या, N14 होगा, क्योंकि हमने मीडियम में क्या ले रखा है, N14 ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी N14 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है पेरेंटल स्ट्रैंड्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप इस चीज़ को। अब आते हैं सेकेंड जो होगा आपका, सेकेंड पेरेंटल स्ट्रैंड N14 वाला होगा, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैंने पहले बनाया, यहाँ पे N14 में लेबल किया, और जो न्यूली सिंथेसाइजिंग बनेगा वो N14 वाला बनेगा। ये न्यूली सिंथेसाइजिंग है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डिंग दिखा दीजिए आप, ठीक है। तो ये सेकेंड आपका डीएनए का कॉपी हो जाएगा। अब थर्ड कॉपी बनाएंगे। थर्ड कॉपी के लिए ये टेम्पलेट होगा, ठीक है। यहाँ मैंने थर्ड कॉपी का टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाया, जिसको पेरेंटल स्ट्रैंड बोलते हैं। और न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड बनेगा तो वो हमेशा की तरह बाय डिफ़ॉल्ट क्या बनेगा, N14 वाला बनेगा, ठीक है। ये हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है। फिर आते हैं नेक्स्ट डीएनए की कॉपी बनाते हैं। नेक्स्ट डीएनए की कॉपी के लिए ये क्या है, टेम्पलेट है। क्या है ये, टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट हमेशा की तरह क्या होगा, यहाँ पे जैसा यहाँ मेंशन है N15, तो यहाँ पे भी हम N15 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, N15 लिखेंगे। और ये जो बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड जो है वो कैसा होगा आपका, N14 वाला होगा, ठीक है। कैसा होगा, N14 वाला होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बन रहे हैं डीएनए के वो 4 कॉपी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉपी थे तो यहाँ पे 4 कॉपी हो गए। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे हाइब्रिड वाले कितने हैं। हाइब्रिड जो डीएनए है वो यहाँ पे है और यहाँ पे आपको मिलेगा, बिकॉज ये जो डीएनए है ये कंटेन कर रहा है N15 एंड N14 नाइट्रोजन, ठीक है। और ये दोनों जो होंगे ये होंगे आपके क्या, लाइट डीएनए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट मिला। अब आपको करना क्या है, आपको करना है सेंट्रीफिकेशन। क्या करेंगे आप, सेंट्रीफिकेशन करेंगे। और जब आप सेंट्रीफिकेशन करेंगे तो आपको जो लाइट वेट वाले होंगे वो सेंट्रीफिकेशन ट्यूब में ऊपर मिलेंगे, और जो हैवी वेट वाले होंगे, हैवी डेंसिटी आप बोलेंगे, वेट नहीं बोलेंगे आप, डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। जिसकी डेंसिटी लो होगी वो ऊपर होंगे, जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो नीचे होंगे। तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो
हाई डेंसिटी किसका होगा, इसका होगा, ठीक है, और लो डेंसिटी लाइट वेट वाले का होगा। तो आप एनसीईआरटी में आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लेयर्स दिखाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट जो लेयर है वो आपका क्या है, लाइट वेट वालों का है, मतलब लाइट डेंसिटी वालों का है। तो यहाँ पे लाइट डीएनए लिखेंगे, और जो हाई डेंसिटी वाले होंगे नीचे होंगे, तो हाइब्रिड जो डीएनए होंगे वो नीचे होंगे, क्योंकि हाइब्रिड डीएनए में N15 है, जिसकी वजह से डेंसिटी हाई हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जो N15 है वो हैवी होता है, उसका डेंसिटी हाई होता है। जब भी वो डीएनए में होगा तो वो डीएनए की डेंसिटी को बढ़ाएगा, और डेंसिटी जब हाई होती है तो हाई डेंसिटी वाले नीचे आ जाते हैं ट्यूब में, और लो डेंसिटी वाले ऊपर रह जाते हैं। तो लाइट डीएनए वाले ऊपर रहेंगे और हाइब्रिड डीएनए वाले नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करना क्या है, आपको थर्ड और फोर्थ जनरेशन के लिए कोशिश करना है, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ जनरेशन के लिए MCQs भी पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो एक बार हम थर्ड जनरेशन के लिए करते हैं, और फोर्थ आपको एक्सरसाइज में करना होगा, मतलब कि होमवर्क करना होगा आपको। और तो चलते हैं, थर्ड जनरेशन हम करते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन के लिए थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए। स्पेस के लिए मैं आपके सामने ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड जनरेशन मैं इधर बनाऊंगा। आपको फिर से ध्यान देना होगा कि ये सारे स्ट्रैंड जो होंगे अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए टेम्पलेट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मीडियम लेंगे आप, मीडियम न्यूट्रिएंट मीडियम आपका हो जाएगा N14 अगेन, ठीक है, N14 ही लिया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले ये वाला स्ट्रैंड लेंगे, वैसे काउंट कर लेते हैं, बेटर होगा। ये फर्स्ट स्ट्रैंड होगा आपका टेम्पलेट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, ठीक है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड्स, ठीक है, इनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आपका फर्स्ट वाले को। फर्स्ट कैसा है, N15 है, ठीक है। फिर हमेशा की तरह न्यूली सिंथेसाइजिंग जो होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा N14। ये बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सेकेंड वाले को लेते हैं। सेकेंड क्या है आपका, N14 वाला है, कैसा है ये, N14 वाला है, ठीक है। न्यूली सिंथेसाइजिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, N14, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब फिर थर्ड वाले को लेंगे, थर्ड टेम्पलेट को, N14 ऑलरेडी है, ठीक है, और न्यूली सिंथेसाइजिंग क्या होगा, N14 होगा। फोर्थ को लेंगे, फोर्थ में N14 वाला टेम्पलेट है, पेरेंटल स्ट्रैंड, और उसका न्यूली सिंथेसाइजिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, N14 होगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4 पेरेंटल स्ट्रैंड जो टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहे हैं। अब नेक्स्ट 4 को आप लेंगे, तो फिफ्थ नंबर पे टेम्पलेट क्या है आपका, N14 है, ठीक है, और इसका न्यूली सिंथेसाइजिंग बनेगा आपका अगेन N14। फिर 6 वाले को लेंगे, 6 वाला क्या है, टेम्पलेट है, ये क्या है, N14 है, और न्यूली सिंथेसाइजिंग क्या होगा, N14 होगा, ठीक है। देन अब 7 नंबर वाले को लेंगे, 7 वाला भी क्या है, टेम्पलेट है, तो ये क्या है, N14 है, तो ये भी हो गया आपका N14, और न्यूली सिंथेसाइजिंग जो होगा वो N14 होगा, ठीक है। अब लास्ट आप लेंगे टेम्पलेट, लास्ट टेम्पलेट क्या है आपका, N15 वाला है, और न्यूली सिंथेसाइजिंग जब होगा तो N14 वाला होगा, ठीक है। इसको मैं ब्लैक मार्कर से मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल जो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज दिख रहे हैं आपको, कितने दिख रहे हैं आपको, 8 कॉपी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब इस पे करना क्या है, इस पे ये करना है आपको कि MCQ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। MCQ में पूछता है कि जो आपके N14 वाले हैं, इनका रेशियो क्या है, मतलब इनका अमाउंट क्या है। देन N14 का पूछता है, और N15 और N15 का पूछता है, इनका रेशियो पूछता है एक्चुअली में, ठीक है।
तो आप अगर सेकेंड जनरेशन को देखेंगे तो सेकेंड जनरेशन में आप N15, N14, N14 और N14 को काउंट करिए, यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे और ये भी 2 मिलेंगे। तो रेशियो क्या हो गया, 2:2 हो गया, ठीक है, या 1:1 भी इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका रेशियो हो गया। और अगर आपसे कोई पूछ दिया कि N15 वाले क्या हैं, तो ये 0 हैं। तो रेशियो क्या बनेगा आपका, रेशियो बनेगा आपका 2:2:0 और फिर इसी को आप क्या बोल देंगे, 1:1:0। ठीक है, ध्यान दो, N15 N14 वाले 2 हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और N14 वाले ये 2 हैं, ये 2, तो ये 2 हो गए। N15 कोई भी नहीं है तो 0 लिखा। और जो रेशियो बनेगा इन तीनों का, वो रेशियो क्या होगा, 2:2:0। तो फाइनली क्या बोलेंगे, 1:1:0 इसको बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। अब आते हैं, आप थर्ड जनरेशन के रिजल्ट्स का रेशियो निकालते हैं। थर्ड जनरेशन में N14 वाले कितने हैं, काउंट करिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। और N14 वाले कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 हो गया। N15 कोई नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा इन तीनों का, वो बनेगा 6:2:0। इसको आप 3:1:0 भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेकेंड और थर्ड जनरेशन को यहाँ पे फाइंड आउट किया, इनके रेशियो को फाइंड आउट किया। और आप क्या करेंगे, आप जो है घर पे एक्सरसाइज करेंगे फोर्थ जनरेशन के लिए, और फोर्थ जनरेशन में आप फाइंड आउट करेंगे कि क्या रेशियो होगा N15 का, N14 का और N14 का। ठीक है, ये आपको करना होगा। ठीक है, तो ये आपका मिसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट हो गया प्रोकैरियोट्स के लिए। और यूकैरियोट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन टेलर एंड कलिक ने किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज़ किया था, 1958 में किया। ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। अब सिंपली करना क्या है, आप NCERT उठाएंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। NCERT में एक जगह बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सिंपली लिखा है आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और अदर जो टॉपिक आपके हैं वहाँ पे आपको मिलेगा रेडियो एक्टिव मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे मैंने यूकैरियोटिक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में आपको बताया कि जो थायमिडीन लेते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में जो आप एलिमेंट ले रहे हैं वो आइसोटोप है। तो यहाँ आइसोटोप वर्ड यूज़ किया गया है और यहाँ पे यूज़ किया गया रेडियो एक्टिव वर्ड यूज़ किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा। फ्लो में आप क्या करते हैं, इसको भी आप आइसोटोप को आप रेडियो एक्टिव बोल देते हैं, तो ये वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना होगा। और एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि N15 जब भी होगा वो हैवी होगा। ठीक है, और N14 जो होगा हमेशा क्या होगा, लाइट होगा, और दोनों साथ में हैं तो उसको हाइब्रिड DNA आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ये डेंसिटी के बिहाफ पे लेयर वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जिनका हाई डेंसिटी होता है नीचे आता है, जिनका डेंसिटी एवरेज होता है वो बीच में होते हैं, जिनका लो होता है वो ऊपर रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जो आपने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ किया है वो डेंसिटी ग्रेडियंट है। दैट मीन्स कि डेंसिटी के बिहाफ पर वो सेग्रीगेट कर रहा है DNA को। ठीक है ना, और पर्टिकुलर कौन सा सीजियम कौन सा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है, सीजियम क्लोराइड है। सीजियम क्लोराइड आपको लर्न करना होगा। ठीक है, तो ये आपका मिसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट आपका फिनिश हो गया। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पे। अब हम डिटेल करेंगे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को। ठीक है।